नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 14 बहू की विदा को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लेखक विनोद रस्तोगी जी हैं और यह जो पाठ है बहू की विदा वह एक एकांकी है। और एकांकी वह होता है जिससे एक ही अंक में एक छोटे से नाटक के रूप में पूर्ण किया जाता है। एक ही अंक में उसे पूरा किया जाता है। और इस एकांकी में विनोद रस्तोगी जी ने हमारे समाज में फैली दहेज प्रथा जैसी भयंकर समस्या को उठाया है। और इस एकांकी की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस समस्या का अंत में समाधान भी दिया है। तो आइए इस पाठ को समझते हैं। सबसे पहले हम इस एकांकी के पात्रों को जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य पात्र हैं। इसमें सबसे पहला पात्र जो है वह है जीवन लाल, जो कि एक धनी व्यापारी है जिसकी उम्र जो है लगभग 50 वर्ष है। और फिर है राजेश्वरी। राजेश्वरी जो है वह जीवन लाल की पत्नी है जिनकी उम्र लगभग 46 वर्ष है। और रमेश उनका पुत्र है, जीवनलाल और राजेश्वरी का पुत्र, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। और कमला रमेश की पत्नी और जीवनलाल और राजेश्वरी की बहू है जिसकी उम्र 19 वर्ष है। और एक और पात्र प्रमोद है इसमें, जो कि कमला का भाई है और जिसकी अवस्था 23 वर्ष है। तो ये इसके मुख्य पात्र हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी जो एकांकी है वह घूमती रहती है। तो देखते हैं। कमरा आधुनिक ढंग से सजा हुआ है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। चेहरे पर उसके निराशाजन्य करुण भाव है। कहने का अर्थ है, जब यह एकांकी छोटा सा ये नाटक जो है शुरू होता है तो जीवनलाल और प्रमोद के वार्तालाप से शुरू होता है। इसमें प्रमोद जो है वह अपनी बहन कमला के ससुराल में आया है उसकी विदाई करवाने के लिए, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में जो नवविवाहित महिला होती है या बहू होती है वह सावन का जो त्यौहार है वह अपनी सखी और सहेलियों के साथ अपने मायके में ही मनाती है। इसीलिए प्रमोद जो है अपनी बहन कमला को लेने आया है, लेकिन जीवनलाल उसकी विदाई करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि जो प्रमोद है उन्हें शादी में पूरा दहेज नहीं दिया है, इसलिए वह अपनी बहू की विदाई करने से मना कर देता है। प्रमोद उसे बहुत समझाता है कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इतने पैसे आपको दे सकें या दहेज दे सकें। आप कृपया मेरी विनती स्वीकार कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरी बहन को कमला को मेरे साथ विदा कर दीजिए। लेकिन जीवनलाल जो है एक घमंडी और अभिमानी व्यक्ति है और वह पैसों को ही अधिक महत्व देता है, ना कि किसी की भावनाओं को। और वह साफ साफ मना कर देता है कि ये कहता है कि यदि तुम्हें अपनी बहन की विदाई करवानी है तो तुम्हें दहेज देना होगा, और ना तो तुमने शादी में पूरा दहेज दिया है और ना ही हमारे मेहमानों की, हमारे रिश्तेदारों की तुमने खातिरदारी अच्छे से की थी, और पूरी बिरादरी के सामने मेरी जो है नाक कट गई थी और ऐसी चोट लगी थी मुझे उस समय, उस चोट को अब तुम ही भर सकते हो, इसलिए मरहम के रूप में 5,000 रुपये दे दो और
अपनी बहन की विदाई करवा लो। यानी कि वह दहेज की मांग करता है उससे कि तभी तुम्हारी बहन को विदा किया जाएगा। प्रमोद भी काफ़ी समझाने की कोशिश करता है जीवन लाल को, लेकिन वह नहीं समझता क्योंकि वह अपने घमंड में पूरी तरह से वह अपने घमंड में है। फिर जो प्रमोद है वह जीवन लाल से कहता है कि मैं दोबारा आऊँगा और आपके लिए आपकी चोट का मरहम लेकर आऊँगा, अर्थात वे 5,000 रुपये लेकर आऊँगा और अपनी बहन की विदाई करवा कर ले जाऊँगा। फिर जाते जाते प्रमोद जो है वह जीवन लाल से कहते हैं कि क्या मैं अपनी बहन से एक बार मिल सकता हूँ जाते समय। तो जीवन लाल अपनी पत्नी राजेश्वरी को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि बहू को बुला लो, अपने भाई से मिल लेगी। तो कमला आती है और प्रमोद अपनी बहन से मिलने जाता है और दोनों भाई बहनों के बीच में वार्तालाप होता है। प्रमोद अपनी बहन से पूछता है कि कैसी हो कमला, अच्छी तो हो ना। तब कमला जो है सिसकने लगती है, अर्थात रोने लगती है। तब प्रमोद उसे कहता है रो मत, तुम चिंता मत करो, अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुम्हें विदा अवश्य करवा कर ले जाऊँगा। कमला जो है एक आदर्श बहू है और वह अपने भाई प्रमोद से कहती है कि आप मेरी चिंता मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मेरी ननद यानी कि जीवन लाल की पुत्री जो है गौरी भी अपने ससुराल से आज आ रही है सावन का त्यौहार मनाने के लिए। उसका स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा है और हम दोनों बिल्कुल सखी और सहेलियों की तरह रहते हैं, तो आप मेरी चिंता ना करें। फिर दूसरी तरफ कमला कहती है कि माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही, कि ननद तो मेरी अच्छी है ही, मेरी सखी है ही, उसके साथ साथ माँ जी भी ममता की मूर्ति हैं। बस बाबूजी थोड़े जो हैं जिद्दी स्वभाव के हैं, पर समय के साथ वे भी सब कुछ भूल जाएंगे। फिर राजेश्वरी कमरे में आती हैं जो कि कमला की सास हैं। वह कमला से और प्रमोद से पूछती है कि क्या कहा इन्होंने विदाई के बारे में। तब प्रमोद कहता है कि इन्होंने जीवन लाल जी ने मना कर दिया है विदाई करवाने के लिए और वह 5,000 रुपये मांग रहे हैं। तब राजेश्वरी कहती है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी, तुम उन्हें दे दो और बहू की विदाई करवा लो। पर प्रमोद जो है मना कर देता है कि नहीं, मैं वो पैसे आपसे नहीं ले सकता। और प्रमोद कहता है मैं अगली बार जब आऊँगा तब पैसे साथ लेकर आऊँगा और अपनी बहन को विदा करवा कर ले जाऊँगा, आज मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। तो राजेश्वरी भी अपने पति को बहुत ही यानी जीवन लाल को बहुत समझाती है कि तुम जो ये कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। तब जीवन लाल कहता है कि तुम्हें तो मेरी हर बात में ही बुराई ही दिखाई देती है। तभी बाहर जो है गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है और जीवन लाल अपनी पत्नी राजेश्वरी से कहता है बड़े ही खुश होकर कि लगता है गौरी आ गई, उसकी स्वागत की तैयारी करो। गौरी जो है उसकी पुत्री है जिसे लेने के लिए जीवन लाल का पुत्र रमेश और कमला का पति गया हुआ था लेने के लिए। जब वह देखता है कि रमेश जो है गौरी को बिना लाए ही आ गया है, तब वह पूछता है कि गौरी कहाँ है, गौरी को तुम साथ क्यों नहीं लाए। तब जीवन लाल को जब रमेश यह बताता है कि उन्होंने उसकी विदा करने के लिए मना कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि हमने शादी में पूरा दहेज नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने गौरी की विदाई नहीं की। यह सुनकर जीवन लाल जो है हक्का बक्का रह जाता है। कहता है कि हमने तो इतना पैसा दिया था उन्हें, इतना दहेज दिया था कि उनका मुंह बंद हो गया था, लेकिन वो इस तरह ऐसा कैसे कह सकते हैं।
तब उसकी पत्नी राजेश्वरी समझाती है कि चाहे हम बेटी वाले अपनी बेटी को दहेज में कितना ही पैसे दे दें, कितना भी दहेज दे दें उसके ससुराल वालों को, लेकिन उनकी जो भूख है वह कभी भी नहीं मिटती है। तब राजेश्वरी जीवनलाल को समझाती है कि जिस तरह से तुम कह रहे हो कि उन्होंने गौरी को ना भेजकर तुम्हारा अपमान किया है, तुम भी तो बहू कमला को ना भेजकर उसके मायके उसके घर वालों का अपमान कर रहे हो। फिर जीवनलाल जो है सोच में पड़ जाता है कि जैसा व्यवहार उसने किया अपनी बहू कमला को ना भेजकर, वही व्यवहार उसकी बेटी के ससुराल वालों ने भी उसके साथ किया। तब प्रमोद कहता है कि मेरी गाड़ी का समय हो रहा है तो मैं चलता हूँ, मैं कमला को विदा करवाने फिर आऊँगा। तब जीवनलाल उसे रोक लेता है कि मुझे और शर्मिंदा मत करो, मेरी जो है आंखें खुल गई हैं, मुझे समझ में आ गया है कि बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, दोनों को ही पूरा सम्मान देना चाहिए। फिर जीवनलाल कहता है कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है, कि जो चोट उसके ससुराल वालों ने, उसकी बेटी के ससुराल वालों ने उसे दी, वह चोट उसके लिए मरहम का काम कर गई। और फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, कि हम खड़े खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी क्या, कि जाकर तैयारी करो और बहू की विदा करने के लिए उसे भेजो। कमला हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। यह सुनकर कमला जो है वह खुश हो जाती है। तब जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका गिरती है, अर्थात पर्दा गिरता है। तो देखा आपने, इस एकांकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ना तो दहेज लेना चाहिए और ना ही दहेज देना चाहिए। यदि हम सब साथ मिलकर यह संकल्प लें कि हम ना तो दहेज देंगे और ना ही दहेज लेंगे, तो इस दहेज प्रथा जैसी समस्या का निपटारा किया जा सकता है, इस समस्या को इस समाज से दूर किया जा सकता है। युवा वर्ग को भी इस कार्य में पूरा सहयोग देना चाहिए। तो इसका एकांकी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दहेज लेने और देने का सख्त विरोध करना चाहिए। तो विनोद रस्तोगी जी ने अंत में इस समस्या का समाधान इसी प्रकार दिया कि जैसे जीवनलाल ने अपनी बहू की विदा दहेज के लालच में नहीं की थी, उसी प्रकार उसके साथ भी वैसा ही हुआ। उसकी बेटी के ससुराल वालों ने भी उसकी विदा दहेज के कारण नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि जीवनलाल ने भी दहेज जो है पूरा नहीं दिया था, जबकि उसने पूरा दहेज दिया था। लेकिन जो लालची लोग होते हैं, लालची व्यक्ति होते हैं, उनका कभी भी पेट नहीं भरता, चाहे उन्हें जितना मर्जी दहेज दे दिया जाए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस एकांकी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यह आपको अत्यंत रुचिकर लगेगी। इसके अभ्यास के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।